So hello guys, let's start with the first chapter of class 6th history. What, when, where and how. तो अध्याय हम स्टार्ट करते हैं। अध्याय 1, क्या, कब, कहाँ और कैसे। NCERT 6 क्लास पहला चैप्टर। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक सवाल टॉप पे लिखा हुआ है, उसका नाम है रसीदा का सवाल। रसीदा बेटी अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी निगाहें एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगे कि ये कोई कैसे जान सकता है कि इतने बरसों पहले क्या हुआ। तो जी हाँ दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की एक क्वेश्चन के साथ। एक बच्ची है, उसका नाम असीदा है। वो अखबार पढ़ी, अखबार में उसने हेडिंग पढ़ती है कि 100 साल पहले। तो उसके मन में क्वेश्चन आता है कि 100 साल पहले इतना पुराना आंकड़ा कोई कैसे ला सकता है, कैसे ये संभव है, कैसे हम पुरानी चीज़ों को जान सकते हैं, हमें ये सब जानकारी कहाँ से मिलती है। इसी के साथ हम शुरुआत करेंगे कि पहले के लोग कहाँ रहते थे, क्या खाते थे। ऐसे ही हम डिटेल स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। तो अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, कैसे जान सकते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आर्किटेक्टों, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता लगा सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेला करते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे, या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। उसके बाद हम अगली हेडिंग पढ़ेंगे, लोग कहाँ रहते थे। तो आप 1 मिनट वीडियो को पॉज करिए और आपने दिमाग में ज़रा सोचिए कि पहले के लोग कहाँ रहते थे, कैसे रहते थे, वो अपनी खाने की आपूर्ति कैसे करते थे। तो कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रहते थे। तो आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि नदी के तट पे क्यों रहते थे। नदी के तट पे इसलिए रहते थे क्योंकि वहाँ पे खाना उनको पर्याप्त मिल जाता था। नदी के पास कई जानवर पानी पीने आते थे, तो उन जानवरों को शिकार करके मनुष्य अपना पेट भरा करते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों, जंगल या अन्य उत्पादों को यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट शिकार भी करते थे। तो दोस्तों, आखेट यहाँ पे एक शब्द दिया गया हुआ है, आखेट। आखेट का मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं, जी हाँ दोस्तों, आखेट का मतलब यहाँ पे है शिकारी। तो ध्यान रखिएगा, ये दोस्तों आखेट का मतलब होता है शिकार होता है। अब लेट्स अगले पेज पे आ जाते हैं। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरदार की पहाड़ियों का पता लगाओ। इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान है जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों का उत्पादन आरंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल और जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गाँव में रहते थे। उत्तर पूर्व के गारो तथा मध्य भारत के विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। तो दोस्तों, यहाँ पे कहा है कि तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरतार की पहाड़ियों का पता लगाओ। तो उत्तर और पश्चिम, देखिए दोस्तों, अब हम इस मैप में देखेंगे। मैप में आगे देखेंगे तो हम सबसे पहले बात करेंगे, ये उत्तर हुआ और ये पश्चिम एरिया हुआ। इनके बीच की जो जो पहाड़ियाँ हैं, ये हम कैसे, देखिए ये जो है किरतार है, मैंने ये ऊपर जो लिखा हुआ है वो किरतार है, और ये सुलेमान है। वर्तमान में ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर स्थित है, किरतार और सुलेमान की पहाड़ियाँ। और सबसे बड़ी बात यहाँ की कि यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ है, यहाँ पे सबसे पहले 8000 साल पहले गेहूँ और जौ की फसल उपजाना आरंभ किया गया। तो क्वेश्चन बताया कि सबसे पहले फसल कहाँ पे उगाई गई और कब उगाई गई। तो सबसे इसका स्पष्ट आंसर है कि 8000 साल पहले गेहूँ और जौ की फसल उगाई गई। और उसके बाद उन्होंने कहा कि उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत की विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। तो देखिए, उत्तर पूर्व हम गारो उत्तर पूर्व की हम बात करें तो हम सबसे पहले गारो और मध्य भारत की विंध्य पहाड़ियों का पता लगाएंगे। तो मध्य भारत, ये विंध्य पहाड़ियाँ देखिए, ये मध्य प्रदेश में स्थित है, ये नर्मदा नदी के पास। और उत्तर पूर्व, ये हमारा उत्तर हुआ और ये हमारा पूर्व क्षेत्र हुआ। उत्तर पूर्व में मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ, और उत्तर की हम बात करें तो ये गारो पहाड़ियाँ हैं। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं।
सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन बनता है 1 मार्क का, सहायक नदियाँ किसे कहते हैं? सहायक नदियाँ वो नदियाँ होती हैं जो किसी बड़ी नदी में जाके मिल जाती हैं। गंगा की कई सारी सहायक नदियाँ हैं, सिंधु की कई सहायक नदियाँ हैं, आप पता लगा सकते हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। तो हम अब बात करने वाले हैं एक बहुत ही विशेष नगर की बात करने वाले हैं। आज से 4700 वर्ष पूर्व, 4700 वर्ष पूर्व की हम कुछ आरंभिक नगर की बात करने वाले हैं। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 25 वर्ष पूर्व हुआ। कोई आपसे पूछे कि जो नदियों के पास घर बसना कब से चालू है, समुद्र के पास घर बसना कब से चालू है, तो आप सिंपल सी बात कहेंगे लगभग 2500 वर्ष पूर्व। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाइए, आप कीजिएगा इसका। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, मगध को प्रेजेंट में क्या कहते हैं? जी हाँ, बिहार। गंगा नदी के पास जो स्थित है बिहार राज्य है, नीतीश कुमार प्रेजेंट सीएम है वहाँ के। तो आसपास के उसके क्षेत्र को मगध पहले कहा जाता था, वर्तमान में इसको बिहार नाम से जाना जाता है, जो भारत का राज्य है, पूर्व में राज्य है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई। मगध के राजा थे, बहुत शक्तिशाली थे। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप की एक हिस्से के दूसरे हिस्से में यात्रा की। कभी कभी हिमालय में ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी वे यात्रा के लिए असंभव नहीं था। कभी लोग काम की तलाश में, तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाती थी। मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा की सलाह देने के लिए एक गांव से दूसरे गांव जाते थे। कुछ लोग नए रोचक स्थानों की खोजने की चाह, उत्सुकतावास भी यात्रा किया करते थे। कई लोग, इन सभी यात्राओं से लोगों एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। ओके, अब स्टार्ट करते हैं हम। ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ। देखिए गाइस, यहाँ पे हम ताड़पत्र की बात करते हैं। ताड़पत्र से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ। ये पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनने की एक ताड़ से पत्तों को काट कर उन्हें अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भूर्ज पूर्व की छाल से बनी एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। तो देखिए गाइस, पांडुलिपि ये जो है भुर्ज पेड़ की छाल जो रहती है उससे बनी होती है। वहाँ पे एक बार जो रिकॉर्ड लिख दिया जाता था, वो कई सालों तक जिंदा रहता था। आपको समझ में तो नहीं आएगा, लेकिन ये पुराने जो अवशेष हैं अभी मिले हुए हैं, उनको हम देख पा रहे हैं, वो हमारे लिए एक बड़ी बात है। देश का नाम, अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया या भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द का मतलब इंडस से है, जो कि सिंधु सभ्यता से निकला है। संस्कृत में सिंधु कहा जाता है इंडस का मतलब। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 25 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर जाने वाली ईरानी और यूनानियों की सिंध, इंदोस तथा अथवा इंदोस को इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश की इंडिया कहा। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वालों को एक समूह के लिए किया जाता था। यह समूह उल्लेख सांस्कृतिक प्रांत में लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में मिलता है। बाद इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि अतीत के बारे में हम कैसे जानें। अतीत की जानकारी के हम कई तरीके प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका है अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। ये पुस्तिका हाथ से लिखे होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। देखिए, तो पांडुलिपि किसे कहते हैं? एक सिंपल सा क्वेश्चन बनता है कि पांडुलिपि क्या है। पांडुलिपि हम उसे कहते हैं इतिहास में जो किताबें लिखी गई हैं, हाथ से जो किताबें लिखी गई हैं, जिनका रिकॉर्ड आज भी हमारे पास है, उनको हम पांडुलिपि कहते हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के प्रयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता है। मैन्यूस्क्रिप्ट पांडुलिपि को इंग्लिश में कहा जाता है, से निकलता है। ये पांडुलिपि प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाली भुर्ज नामक पेड़ छाल से विशेष तरीके भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। तो पांडुलिपि जो है, पांडुलिपि हम कह सकते हैं कि पुराने समय में लिखी गई किताबें हैं जो कि हाथ से लिखी गई हैं, और हिमालय पे उगने वाले पेड़, भुर्ज नामक पेड़ की छाल से बनी हुई होती हैं। इनके ऊपर हाथ से लिखा जाता है, उनको हम पांडुलिपि कहते हैं।
अब हम बात करते हैं कि हम अभिलेखों का भी अध्ययन करते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। देखिए, अब सिंपल सा बड़ा क्वेश्चन आता है कि आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट दो क्वेश्चन है इसमें, पांडुलिपि और अभिलेख क्या होते हैं। पांडुलिपि हम डिस्कस कर चुके हैं। पुराने समय में जो किताब लिखी गई हैं, भुज नामक पेड़ की छाल के ऊपर से जो बनी हुई हैं किताबें, इसमें पुराना रिकॉर्ड दर्ज है, हाथ से लिखी हुई हैं, उनको हम पांडुलिपि कहते हैं। और अभिलेख हम उसे कहते हैं जब किसी कठोर सतह पर, जैसे पत्थर की सतह पर कुछ चित्र या कुछ शब्द उकेरे जाते हैं, उनको हम पांडुलिपि कहते हैं। हम इसमें एग्जांपल देख सकते हैं। ये एक पत्थर है, पत्थर के ऊपर कुछ लिखा हुआ है। ये समझना अभी तो संभव नहीं है अपने लिए, लेकिन इसको हम अभिलेख कहते हैं। ठीक है, हमने सबसे मेन टॉपिक जो है इसमें डिस्कस कर लिए हैं। इसके तहत अन्य वस्तुएं जो अतीत में बनी हुई प्रयोग में लाई जाती हैं, ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्व कहलाता है। देखिए, पुरातत्वविद किसे कहते हैं? पुरातत्वविद, आर्कियोलॉजिस्ट इंग्लिश में हम इसको कहते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट वो होता है जो पुरानी चीज़ों के स्टडी करता है, पुरानी चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं, इतिहास के बारे में स्टडी करता है, बिल्डिंग के बारे में, कोई पुरानी ऐतिहासिक बिल्डिंग है उसके बारे में स्टडी करता है, उनको हम आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। हिंदी में उसे हम पुरातत्वविद कहते हैं। ठीक है, कई चीज़ों का जो पुरातत्वविद रहता है, आर्कियोलॉजिस्ट रहता है, वो कई चीज़ों का अध्ययन करता है। जैसे मूर्तियों का अध्ययन करता है, पुराने ज़माने में जो मिली मूर्तियाँ, औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों, कई ऐसी चीज़ों का जो है इनके बारे में जब स्टडी करता है तो हम उसको आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। लेकिन हम एक इमेजेस हैं उनको ज़रा डिस्क्राइब करते हैं। एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र, एक कोई नगर है, वहाँ से लगभग 47 वर्ष पूर्व हुआ था, तो वहाँ पुराना चांदी का सिक्का यहाँ पे हमको मिला है। और लगभग 25 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आए हुए सिक्कों में ये सिक्के भिन्न कैसे थे? देखिए, आज के समय में ये आप ये देख सकते हैं, ये जो सिक्के हैं, ये सिक्के हैं, लेकिन आज के समय के जो सिक्के हैं आप जानते हैं कि बहुत अलग हैं। और ये जो मटका है, आज के समय से सिक्के बहुत भिन्न हैं। आज के समय से सिक्के बनते हैं वो गोल रहते हैं, सर्कल शेप में बनते हैं। लेट्स अतीत एक या अनेक। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यह अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इन तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी ऐसे देश में अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। सो हम स्टार्ट करते हैं। तिथियों का मतलब ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि सिर्फ अभी 6 क्लास में नहीं, फर्दर जब तक आप स्टडी करोगे आपको ये टॉपिक बहुत काम आने वाला है। आपको समझ लेना चाहिए कि हम जो ईसा ई पूर्व लिखते हैं, इसका मतलब क्या है? ईसा पूर्व मतलब है हम ई डी बी सी लिखते हैं, ए सी लिखते हैं, ए डी लिखते हैं, बी सी ई लिखते हैं, इसका मतलब क्या है? बी पी लिखते हैं। तो मैं आपको बड़ी डिटेल में इसका मतलब बताऊंगा, इतना बढ़िया बताऊंगा कि आपको सब समझ में आ जाएगा। आपको ज़िंदगी भर ये लॉन्ग टाइम के लिए आपको ये याद रहेगा। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी तरह के कोई या वर्ष बताओगे। वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म से 2000 वर्ष के बाद है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व सभी तिथियां ईसा पूर्व, ईसा से पहले के रूप में जानी जाती हैं। ये पुस्तक हमें 2000 की अपनी आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख है। ठीक है गाइस, ठीक है गाइस, आपको समझ में आ गया? तो ये हम ईसा पूर्व की बात करते हैं तो ईसा पूर्व मतलब हम मान के चलते हैं कि ईसा का जन्म अगर सन 2000 में हुआ है तो उसके 2000 साल, उसके पहले के जो जितने भी साल हैं हम उसको ईसा पूर्व कहेंगे, और सन 2000 के बाद के जो साल हैं हम उसको ईसा के बाद कहेंगे। ठीक है, लो हम स्टार्ट करते हैं अपना इतिहास और तिथियां का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक। तो देखिए गाइस, अंग्रेजी में बीसी की हम बात करते हैं। बीसी को हम क्या कहते हैं? हम बीसी का इसका मतलब है बिफोर क्राइस्ट। ओके, बिफोर क्राइस्ट बीसी का मतलब है।
और हम कभी कभी तो तिथियों के पहले एडी, अब हम बात करते हैं कि एडी भी रहता है एक। एडी का मतलब क्या होता है? एडी का मतलब होगा यहाँ पे, एडी का मतलब है यहाँ पे आफ्टर डोमिनी, एनो डोमिनी, सॉरी, एडी का मतलब है एनो डोमिनी, एनो डोमिनी इसका लिखा होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि कभी कभी एडी की जगह सी ई भी लिखा होता है। सी ई का मतलब होता है कॉमन एरा। जी हाँ दोस्तों, सी का मतलब होता है कॉमन एरा, और बी सी की जगह बी सी ई का प्रयोग करते हैं, तो इसका मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। इसका मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। बी सी ई का मतलब होता है ये देख सकते हैं आप, बिफोर कॉमन एरा। बी सी इज डिनोटेड फॉर द बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश लोग देश में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ किया हुआ था। तो अगर कोई आपसे पूछे कि इंडिया में जो हुए बी सी ई है, ए डी हुआ, इसका प्रयोग कब हुआ, तो आप कह सकते हैं कि 200, लगभग 200 साल पहले इसका प्रयोग हुआ। ओके गाइस, इस चैप्टर में मेन टॉपिक जो था वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप चाहो डिटेल स्टडी करना चाहो तो आप कर सकते हैं, लेकिन मेन जो टॉपिक है हमने पूरा कवर कर लिया है। अगर आप चाहते हैं कि इसका क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस किया जाए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपके लिए अपलोड ज़रूर करूँगा। ओके गाइस, थैंक यू गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 2 की हम शुरुआत करेंगे। प्लेलिस्ट में आपको ये चैप्टर मिल जाएगा। ओके गाइस, थैंक यू। ये हमारा कंप्लीट हो गया कि आपका क्या, कब, कहाँ और कैसे। थैंक यू।